कट नहीं भी करो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं। हाँ भाई बताओ। हाँ उनको भी स्टार्ट कर दो बोले। बताओ क्या प्रॉब्लम क्या है ये बताओ, क्योंकि आज और आगे पढ़ेंगे। नहीं कैपेसिटर में कोई प्रॉब्लम तो होगी, ऐसा कैपेसिटर तो बना दूंगा मैं ये वाले प्रॉब्लम दूर। कैपेसिटर में प्रॉब्लम क्या है? देखो ऐसा है, एक तो सवाल है कि भाई ये कैपेसिटर है, तो जैसे तो कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता है ना, और एसी को ब्लॉक नहीं करता है, इसीलिए डीसी को ब्लॉक करता है, इसलिए इसे बोलते हैं डीसी ब्लॉकिंग कैपेसिटर। करता है इनफाइनाइट पे, टाइम टी इक्वल टू इनफाइनाइट होता है तब कैपेसिटर क्या करता है? ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, यानी कि ब्लॉक कर दिया उसने। तो छोटे बच्चों को जो छोटे बच्चे लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं? डीसी कैसी होती है? ऐसी होती है ना, तो डीसी को ब्लॉक कर दिया। हाँ डीसी को ब्लॉक करता है क्योंकि कैपेसिटर चार्ज हो जाता है, तो उतने तुम क्या समझ रहे हो? और एसी को ब्लॉक नहीं करता, क्यों? क्योंकि एसी कैसे चलती है पता है? यहाँ से तो ऐसी चली जाती है। तो एसी को ब्लॉक नहीं कर रहा है, डीसी को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है ना, ये याद रखना है अपने को। पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम ये ऐसे जॉक्स या फिजिक्स के मीमे सुने थे तो मेरे को बड़ा अजीब लगा था, मैंने कहा ऐसे भी काम होता है क्या? फिर जब मेरी क्लासेस में इस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे आए जिनको कैपेसिटर बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो मुझे लगा दिस इज वेरी गुड वे। वाई कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी? बिकॉज डीसी इज स्ट्रेट करंट, टकराती है और ये जो ऐसी निकल जाती है इसमें से, प्लेट्स में से। अब मुझे लगता है कि आई हैव टू चेंज सम, यस आई हैव टू चेंज सम मेथड्स, राइट? You have to make physics much simple for the students. I think that this is very right. हाँ बताओ तुम्हारे नीलम क्या प्रॉब्लम है? मैं केवल सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम्स बताना, बाकी बाद में करेंगे। आवाज आ रही है क्या? कौन है? संदीप? ओके गुड। हाँ क्या कैपेसिटर में क्या? उस समय तुम क्या करो, बैकग्राउंड में वीडियो चला लिया करो पीछे की तरफ और आगे काम किया करो, तो तुम्हें लगेगा कि सर इज एवरीवेयर इन द रूम। नहीं प्रॉब्लम क्या है आखिर? बेसिक में कोई प्रॉब्लम, देखो न्यूमेरिकल्स नहीं होते तो आपको करने पड़ेंगे, और नहीं होते तो मेरे पास एक और शॉर्ट ट्रिक है कि जो प्रॉब्लम नहीं होती उसको आप 100 टाइम्स करो, तो 101 टाइम्स वो आपको दिमाग में करने की, जैसे ही आपका पेन उठेगा कहेगा दिमाग हो गई ना, करने की जरूरत ही क्या है? ठीक है ना? तो ये इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, किसी के पास नहीं है। कॉन्सेप्ट में कोई गड़बड़ है तो हम सॉल्यूशन कर सकते हैं कि भाई कैसे होंगे न्यूमेरिकल्स, कैसे होंगे न्यूमेरिकल्स हम करके देख सकते हैं भाई कैसे होंगे, कहाँ पर टेक्निक लगानी है, क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। लेकिन बार बार आप एक न्यूमेरिकल को कर रहे हो, उससे आपको लगेगा इसमें क्यों किया, डाइजेस्ट करो उसको। कोई प्रॉब्लम वापस कल वाली बताऊँ वापस? नहीं ये व्हाट डू यू वांट फ्रॉम दैट इनिशियल स्टेट अजम्पशन? प्रॉब्लम क्या है? लेट मी फर्स्ट गिव सम आइडिया अबाउट योर प्रॉब्लम, देन आई विल टेक सम करेक्टिव एक्शंस। ओपन वाली और क्लोज वाली ना भाई, अभी मैंने बताया ना आपको, फॉर द डीसी सर्किट्स t टेंड्स टू 0 और t टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है, ये आपकी स्टडी स्टेट है, स्थायी अवस्था, और बीच में एक और है, दैट इज व्हाट
ट्रांजिएंट स्टेट। तो इसमें जब कैपेसिटर का मूल जो बेसिक काम है, कैपेसिटर का बेसिक वर्क जो है, दैट इज व्हाट अपोज इन चेंज ऑफ या अपोज इन चेंज इन इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस, तात्क्षणिक रूप से विभव परिवर्तन का विरोध। तो t इक्वल टू 0 पर, अब ये जरूरी नहीं है कि आप उसे शॉर्ट ही माने, ये शॉर्ट तब है जब हमने कहा, तो यदि आप इसे लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करना चाहें, आप जनरलाइज इसे करना चाहें, मैं कहूंगा t बराबर 0 पर कैपेसिटर की प्लेट पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, 0। नहीं, जनरली वो जनरलाइज स्टेटमेंट ले लेते हैं, आप छोड़ो उन सब बातों को भूल जाओ कि 0 है या नहीं है, वट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स की जो भी है, v इक्वल टू क्यू बाई सी, तो इस पे प्लेट पे q आवेश, इस पे माइनस q आवेश, तो पोटेंशियल कितना होगा, ये c है तो ये चाहेगा, दिस इज व्हाट द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कैपेसिटर दैट एट t टेंड्स टू 0 प्लस, आप इस पे कोई भी सोर्स लगा दो, कैसा भी सोर्स अप्लाई कर दो, ये हमेशा यही चाहेगा कि वापस इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहे, v ही रहे, ये प्लस माइनस v ही रहे उस समय तक। लेकिन क्योंकि बैटरी क्या है, बैटरी एक आइडियल सोर्स है जो आपको अनंत आवेश जो है वो प्रदान कर सकता है, इसलिए ये फाइनली फिर इसको क्या करेगा, सुपरसीड कर जाएगा, तो 10 t इक्वल टू 0 पर यही रहेगा। अब देखो इनिशियली कैपेसिटर डिस्चार्ज है, q इक्वल टू 0 है, मान लो सपोज, जो नॉर्मल कंडीशंस में हम मानते हैं, तो यहां पर चार्ज वोल्टेज डिफरेंस कितना हुआ, 0, तो फिर t इक्वल टू 0 प्लस में भी वोल्टेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0 ही। और वोल्टेज डिफरेंस कौन से एलिमेंट पर 0 होता है, कैपेसिटर पर, वायर पर, इंडक्टर पर, किस पर 0 होता है, वायर पर। तो ये वायर मान लिया इसको, मैंने कहा कि t टेंड्स टू 0 पर ये कह रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इफ डिस्चार्ज, तो यानी कि ये कैसा है, ये कहा था मैंने। तो अब इसको कितनी अलग अलग प्रकार से बताऊं, देखो यदि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वायर क्यों है, तो ये तुम समझ भी नहीं सकती कि वायर क्यों है, क्योंकि वायर है, वायर जैसा बिहेव करता है, वायर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, 0 रहता है, सॉरी पोटेंशियल सेम रहता है और डिफरेंस 0 रहता है। तो अब इससे ज़्यादा तुम समझ भी नहीं सकती। और फिर दूसरी बात है कि समझ में आ भी जाएगा तो प्रॉब्लम्स नहीं कर पाओगी, तो तुम प्रॉब्लम्स पर फोकस करो, और जैसा अंकित ने बताया है पीछे से जो गुरु ज्ञान दिया है, दैट इज़ व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट। कि नहीं समझ में आ रहा है तो रट लो अब कि t इक्वल टू 0 पर जो पोटेंशियल है, t इक्वल टू 0 प्लस पे वही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, 0 डिस्चार्ज रहे तो 0 है, तो बाद में भी 0 ही रहेगा, लंबे टाइम के बाद में जो उसकी ब्रांच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है उससे वो पोटेंशियल डिफरेंस उस पर आ जाएगा। तो कई बार साथ वालों की बात भी मान लेनी चाहिए, इतना ईगो नहीं रखना चाहिए। वो पीछे से कह रहा है तो सही कह रहा है वो, हाँ बाद में सेट हो जाएगा, बाद में सेट हो जाएगा, और इससे अच्छा सेट हो भी नहीं सकता। चलो आज हम करेंगे combinations of कैपेसिटर्स, संधारित्रों के संयोजन।
तो जिस प्रकार रेजिस्टेंसेस के लिए लेते हैं यहाँ पर भी बात करते हैं सबसे पहले श्रेणी संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लो कोई 3 कैपेसिटर्स हैं और वो इस तरीके से कनेक्टेड है। पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट दूसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट से, और तीसरे कैपेसिटर की पहली प्लेट दूसरे कैपेसिटर की दूसरी प्लेट से। इस तरह से मान लो ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो इस तरह से कनेक्टेड है, और ये बाद में किसी एक बैटरी से कनेक्टेड है। तो ये वाला कहलाता है श्रेणी संयोजन। तो जिस तरीके से हमने रेजिस्टेंसेस के लिए देखा है, बाद में वापस बात करेंगे। ये तो श्रेणी संयोजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, आप स्टार बना के या फर्स्ट सेकंड थर्ड करके लिख सकते हो कि करंट सेम रहती है। जितने भी एलिमेंट्स आपने जोड़ रखे हैं, जितने भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लगा रखे हैं, उन सब के अंदर से सेम करंट फ्लो होती है। ठीक है, सो करंट विल बी सेम थ्रू ईच कैपेसिटर। धारा समान। क्यों समान? क्योंकि श्रेणी क्रम में। ये बेसिक श्रेणी क्रम कहते ही उसे हैं जिसमें सभी एलिमेंट से, सभी कंपोनेंट से समान धारा प्रवाहित हो रही हो। और क्योंकि धारा क्या है, व्हाट इज आई? आई इज व्हाट? Q by T। प्रति सेकंड जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वही धारा है। इसका मतलब इस कैपेसिटर में फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम is same for each capacitor। आवेश प्रति सेकंड समान। आवेश प्रवाह प्रति सेकंड कर दो, वही करंट एक्चुअली दूसरे रूप में लिखा है। तो इसका मतलब है कि ये जो कैपेसिटर इस बैटरी से जो कनेक्टेड है, उन पर सब पर क्या आएगा? सेम चार्ज, Q Q Q। ठीक है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के बीच में वो क्या होता है? V1 इक्वल टू Q अपॉन C1। दूसरे पर V2 इक्वल टू Q अपॉन तीसरे पर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस यदि C1 C2 और C3 अलग अलग हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर बनाएंगे ऐसे करके V1, यहाँ पर इसके ऊपर V2 और यहाँ इसके ऊपर V3। ठीक है, अब बाई KVL, मतलब ये छोटे छोटे स्टेटमेंट लिख रहा हूँ इसी तरह से। बाई KVL हम क्या कह सकते हैं? ये V मान लो, ये E मान लो, कैपिटल E V भी मान लेते हैं कई लोग। तो दिस इज व्हाट V सोर्स किसके बराबर हो जाएगा? क्योंकि पूरे सर्किट के साथ सोर्स क्या लगा? KVL लगा दिया, यहाँ 0 मान लिया, तो यहाँ V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0। तो V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 इक्वल टू 0, यानी कि V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ममता क्यों सलवटें पड़ रही है? क्या गड़बड़ हो गई इसमें? पढ़ो ना, उसमें खुश होकर पढ़ा करो। ऐसे ऐसे देखते हो तब मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम हो रही है। ऐसे घूर घूर के मत देखा करो बोर्ड को, एकदम आराम से देखा करो, है ना। ऐसे चेहरे पर सलवटें पड़ने से दिमाग पर जोर पड़ता है। दिमाग पर जोर पड़ता है तो कोई समस्या है तो पूछ सकते हो बीच में भी। हाँ हाँ, V1 ठीक है, इसलिए मैं पास में बढ़ा के रखता हूँ। तो ये है आपका कैपिटल V। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई एक रेफरेंस पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 माना, यहाँ कितना आया?
बैटरी के जिस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं उस टर्मिनल के पोटेंशियल के बराबर डिफरेंस आ जाता है। तो ये 0 है तो इस तरफ कितना आ गया V। ये वायर है तो वायर में पोटेंशियल सब जगह पर सेम रहता है, तो यहाँ कितना आ गया V। इसमें करंट मान लो I फ्लो हो रही है क्योंकि सब में सेम हो रही है। तो रजिस्टर में हमने कल कहा कि जहाँ पर आप करंट एंटर करती है वहाँ लगाएंगे प्लस, जहाँ करंट रजिस्टर को छोड़ती है वहाँ लगाएंगे माइनस, और बीच में लिखेंगे I इंटू R1। तो यानी कि ये है रजिस्टर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप, विभव पाथ जिसे आप बोलते हैं। तो यानी कि यहाँ जितना पोटेंशियल है उसे उधर जाएंगे तो उतना कम हो जाएगा। तो यानी यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया V माइनस I R1। यहाँ कितना हो गया, इसमें से और घट गया तो V माइनस I R1 माइनस I R2। यहाँ कितना हो गया, और वो किसके बराबर है, क्योंकि इस पोटेंशियल, क्योंकि वायर में जुड़े हुए हैं ना, तो वायर का पोटेंशियल तो सेम होना चाहिए। तो आप इधर से आके कहे कि यहाँ पर 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो V माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू 0। इसका मतलब V बराबर I R1 प्लस I R2। तो V माइनस V1, V माइनस V1 माइनस V2, V माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 बराबर 0। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। मुझे लगता है मुझे क ख ग घ से शुरू करना चाहिए था, ABCD से, अल्फ़ाबेट्स कैसे बनते हैं, फिर उससे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगता है कि हाँ सर 11-12 से नहीं 9-10 से शुरू करना चाहिए, ठीक। अब रेशियोज के आ गए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लो, इसे पॉइंट बना लो बनाए। फिफ्थ V1 अनुपात V2 अनुपात V3 किसके बराबर आए, यानी कि समांतर क्रम में लगे हुए संधारित्रों पर विभव पात किस अनुपात में होता है, Q तो सेम, तो Q अपॉन C1 अनुपात Q अपॉन C2 अनुपात Q अपॉन C3, और Q सब में सेम, यानी कि 1 अपॉन C1 अनुपात अच्छा पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, जैसे तुम्हें पूर्व क्लास में ज्ञान हो गया था तो इसका मतलब यहां से हम आगे कह सकते हैं, ये सब बात सीरीज के लिए कर रहे हैं भाई। आगे क्या कह सकते हैं, V1 क्या होगा बताओ, जब इस तरह के अनुपात लगते हैं V1 अपॉन V2, तो V1 क्या होगा, V1 इक्वल टू 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसी तरीके से मतलब आप निकालना हो इंडिविजुअल पर, यदि आपको ये दे रखा हो C1 वगैरह, तो V1 पर कितना ड्रॉप होगा, वो V1 ड्रॉप इस तरीके से होगा। ये क्या है, टोटल V बैटरी, तो 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 इंटू कैपिटल V। और ये क्या है, ये अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, 1 अपॉन C इक्वलेंट, ठीक है। तो 1 अपॉन C1 अपॉन 1 अपॉन C इक्वलेंट इंटू V टोटल, वो क्या है, V1 है। यानी कि इंडिविजुअल कैपेसिटर पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो ये फॉर्मूला है डायरेक्ट। अब नीलम इनको समझना नहीं है, यही फॉर्मूला है, हो गया ये। V2 क्या हो गया, 1 अपॉन C2 अपॉन 1 अपॉन C इक्वलेंट इंटू V, और V3 1 अपॉन C3 अपॉन 1 अपॉन C इक्वलेंट इंटू V। तो यानी कि प्रत्येक जो संधारित्र है उस पर आपने निकाल लिया कि कितना विभव पाथ पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वैसे तो बात कर ली, लेकिन 1 अपॉन C इक्वलेंट इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
ये पॉइंट हो गए सारे के सारे एक साथ आपके लिए। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द एनर्जी स्टोर्ड, और ये आप बताओगे इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सिस्टम या कैपेसिटर्स, जो ये पूरे संधारित्र हैं उन सब में कितनी एनर्जी या टोटल एनर्जी कितनी स्टोर्ड है, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी होती है, Q स्क्वायर अपॉन 2C। कई तरह से लिख सकते हैं, 1/2CV स्क्वायर में लिख सकते हैं, Q स्क्वायर बाई 2C में लिख सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं जो है Q स्क्वायर बाई 2C के रूप में लिख लेते हैं, किसी भी रूप में लिख सकते हैं। तो यानी कि टोटल एनर्जी U स्टोर्ड कितनी होगी, 3 है, Q सब में सेम, तो Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C3 इक्वल टू क्या आ गया, Q स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या आ गया, तो ये क्या आ गया, सही है क्या, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 क्या है, 1/C इक्विवेलेंट। और द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी बताओ, फॉर्मूला से भी बताओ, कितनी है, Q इंटू वी। हमेशा यदि बैटरी ने कितना चार्ज निकाला यहां पर, एक कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, Q, यानी कि बैटरी से कितना निकला, Q, और बैटरी से यदि Q चार्ज निकल रहा है और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो बैटरी ने कितना काम किया, Q इंटू वी। तो बैटरी सप्लाइड बाई, एनर्जी सप्लाइड बाई बैटरी इज व्हाट, Q इंटू वी, ठीक है। और ये Q क्या है या V क्या है, V इक्वल टू यस Q अपॉन C, ठीक है। तो ये कितना हो गया, Q स्क्वायर बाई 2C इक्वलेंट, सॉरी 2C का केवल ये Q है ना, Q स्क्वायर अपॉन C इक्वलेंट है। चार्ज कितना निकाला हर किसी में चार्ज इंड्यूस हुआ है ना, इस पे क्यों आया, इस पे अपने आप माइनस क्यू आ गया। जैसे इस पे माइनस क्यू आया, इससे चार्ज क्यू फ्लो हो गया पर टाइम के लिए, पर टी के लिए। आई सेम है ना, आई सेम है, अभी भी वापस बार बार बता रहा हूँ, आई सेम है, चार्ज क्यू ही निकला है। जैसे ही चार्ज क्यू यहाँ गया, ये स्टोर हो गया, फिर चार्ज रुका थोड़ी है। धारा हम मानते हैं किसी वायर के किसी पॉइंट पर एक्यूमुलेट नहीं होती, धारा क्या करती है, कंटिन्यूटी इक्वेशन को फॉलो करती है, सतत रहती है। तो धारा सतत रहती है, इसका मतलब चार्ज कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हुआ, जितना चार्ज आया आगे ट्रांसफर होता गया लगातार। तो 3Q चार्ज नहीं आया है, बैटरी ने Q ही चार्ज दिया है, ये डाउट नहीं आना चाहिए, रॉन्ग है। तो Q इंटू वी, और V क्या था, Q स्क्वायर बाई C इक्वलेंट, तो ये क्या आ गया। तो बैटरी ने कितना काम किया, ये सब कैपिटल Q मान लो यार, ये मैंने Q मान लिया कि स्मॉल, इसको फिर Q मान लो, इसको भी स्मॉल कर लो फिर। तो वापस आपको क्या दिखाई दे रहा है कि बैटरी जो काम कर रही है उसका आधा काम, बैटरी कितना काम कर रही है, Q स्क्वायर अपॉन C इक्वलेंट, इसका आधा काम कितना, Q स्क्वायर अपॉन 2C इक्वलेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के रूप में कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड रहता है। और आधा कहाँ चला गया, जूल हीटिंग के रूप में, जो भी वायर का रेजिस्टेंस है उसमें जूल हीटिंग के रूप में क्या है, लॉस हो गया। तो वापस हमने वो इक्वेशन वेरीफाई कर ली कि चाहे कैसा संयोजन हो, एक के साथ की थी, 2 3 4 5 कितने भी लगा के देख लो आप, ये इक्वेशन एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा पालन होगा इसका। चलो सवाल करो, अब जोर आएगा नीलम को अभी तक तो बहुत ही अच्छा है, पढ़ाओ बस इनको, पूछो मत पूछूंगा भी सही, पढ़ाऊंगा तो टू माइक्रोफेरेड
3 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड और 30 वोल्ट। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? फर्स्ट चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरी, फ्लोड फ्रॉम लिख लो, बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश। सेकेंड, 3 माइक्रोफेरेड का जो है उस पर के संधारित्र पर की स्थितिज ऊर्जा ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर। और थर्ड क्या है? टोटल यू कितनी स्टोर हो रही है? और दे रखा है, गिवन है, इनिशियली कैपेसिटर्स आर, ये जरूरी है, ठीक है, करो तुरंत। बहुत अच्छा। हो गया? हाँ ठीक है। अभी वेरीफाई कर लेते हैं। दीपेंद्र, तुम बताओ। दीपेंद्र नाम है, बताओ। नहीं आया? क्यू बराबर क्या लिखा हमने? समांतर क्रम संधारित्र के लिए, कोई भी संधारित्र के लिए क्यू बराबर क्या? CV, है ना? और ये C क्या है यहां पर? किसने निकाल लिया? तो ये C क्या आएगा यहाँ पर? C की क्या वैल्यू रखें? तो इसमें कहीं भी आपसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात नहीं की, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पहले निकाल लो। तो ये जो C आ रहा है वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, तुल्य धारिता किस में जुड़ा हुआ है? सीरीज में जुड़ा हुआ है। सीरीज में जुड़ा होता तो धारिता क्या होती है? ऐड हो जाती है। ऐड हो जाती है? ऐड नहीं होती है, ठीक है ना, 1 में जाती है। तो 1/C इक्वलेंट इक्वल टू कितना आ गया? 1/2 माइक्रोफेरेड प्लस 1/3 माइक्रोफेरेड प्लस 1/6 माइक्रोफेरेड। तो ये यूनिट तो है माइक्रोफेरेड, अब मैं भूल सकता हूँ,
ठीक है। फिर मैं 1/2, तो 1/2 को क्या किया मैंने, कर लिया इसको 3/6 प्लस 2/6 प्लस ये जो है 1/6, कितना आ गया 6/6 1। तो सी इक्वलेंट कितना आ गया, ऐसे निकालना है, ठीक है। यदि यूनिट कॉमन है तो फिर मैंने यूनिट को छोड़ दिया, दिमाग में रख लिया कि नीचे माइक्रोफेरेड है, तो ये 1/1 माइक्रोफेरेड आया, तो उल्टा किया तो 1 माइक्रोफेरेड। तो ये तो आपका, अब फॉर्मूला क्या लगेगा, कोई भी चार्ज फ्लो होगा उसके लिए Q फ्लो फ्रॉम द बैटरी इज व्हाट, C इक्वलेंट इंटू V बैटरी, और V बैटरी कितना है 30, और Q C इक्वलेंट कितना है 1 इंटू 10⁻, या 1 माइक्रोफेरेड कर दो एक बार के लिए, इंटू V इज व्हाट 30 वोल्ट। तो कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम। ये 30 माइक्रो कूलम आया सबके, सबके आ गया, दीपेंद्र, ममता, ये तो आ गया। चलो फिर सेकंड में चलें, फर्स्ट आ गया बैटरी द्वारा प्रवाहित। अब है आपको इसकी पूछी है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, UC2 पूछी है आपसे, Q²/2C, 2C2 कर दो, ये C1 C2 C3 मान लिया, ठीक है। ये Q क्या है, यही Q है, तो इसको सेम लिख देता हूँ, अलग अलग लिखने से और कंफ्यूजन होगा। तो ये Q तो आ गया आपके पास इतना, तो कितना आ गया 30 माइक्रो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू C2 कितना है 3 माइक्रो फेरेड। तो 30 इंटू 30 माइक्रो बच गया अपॉन 6, 1 माइक्रो कट गया, और ये किस में आ गया जूल में, ठीक है। ऐसा यूनिट्स में एनर्जी की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। तो ये 3 6 और 6 5 30 कितनी 150 माइक्रो जूल। कहाँ पर, यहाँ पर 2 इंटू C2, Q²/2C है ना, फॉर्मूला क्या लगाया 3 वाला ही पूछा है ना, तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। उसके हिसाब से नहीं आना, आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आना चाहिए, ठीक। आंसर क्वेश्चन में क्या पूछा है 3 माइक्रोफेरेड पूछा है, हैं? हाँ हाँ, कई सारे तरीके हैं, कैसे भी कर सकते हैं। आंसर आना चाहिए, सही आना चाहिए, जो पूछा है उसका ही आंसर आना चाहिए, ठीक है। आगे चलो, थर्ड वाला बताओ। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में अभी बताई थी आपको, U स्टोर्ड कितनी, फॉर्मूला बताओ डायरेक्ट कितना 2C इक्विवेलेंट, ये याद रखेंगे। अब वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे Q²/2C1 Q²। तो Q² कितना अभी लिखा था आपने 30 माइक्रो कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, C इक्विवेलेंट कितना 1 माइक्रोफेरेड, ये तो कितना आ गया, तो ये तो आ गया 900 माइक्रो जूल अपॉन 2, 450 माइक्रो जूल, ठीक है। हीट उतनी ही हीट, यहाँ सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, या आप ये डायरेक्ट कह सकते हो Q²/2C की हीट आती है। अब नीलम बताओ क्या दिक्कत हुई, इसमें नहीं हुई, अच्छा वेरी गुड। ममता बताओ, तो फिर क्या हुआ, आराम भी नहीं आया क्या, तो आराम तो आना चाहिए, दिक्कत नहीं हुई इसका मतलब आराम है, कहाँ गड़बड़ हो रही है, हाँ डिवाइड करने में।
ठीक है, आगे चलो। दूसरे और एक कॉम्बिनेशन होता है, उसे क्या बोलते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समांतर क्रम या समांतर क्रम में संयोजन। ठीक है, ये तो बताइए समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के यदि यहां पर 0 है तो यहां पर क्या आ गया? V। तो यहां क्या आ गया? V। यहां क्या आ गया? 0। तो इसका मतलब R1 भी किसके बीच जुड़ा हुआ है? 0 और V1 के बीच में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V - 0। R2 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V - 0। R3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या? V - 0। यानी कि समांतर क्रम में जितने भी कंपोनेंट्स आपने लगा रखे हैं उन सब पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है? समान होता है। तो यहां पर हम कैसे जोड़ें? C1 या इसको यहां लिख दो, C1 C2, थोड़ा जगह जगह छोड़ छोड़ के। C3 Q1 Q2 Q3। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या लगाएंगे? फर्स्ट, क्या लिखेंगे सबसे पहले? यस, C1 C2 C3 के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? समान है। सभी संधारित्र समान विभवांतर V के मध्य all capacitors are connected across same potential difference। तो यानी कि इस पर यदि V1 है या जो V1 है तो यहाँ क्या है? V। पोटेंशियल क्या हो गया? संधारित्र के विभव क्या हो गया? V हो गया। तो Q इक्वल टू, इस पर चार्ज हमने Q1 माना है तो Q1 क्या हो गया? C1 V। ठीक है, इसके लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3। इस तरह से Q2 क्या हो गया? C2V। इस तरह से Q3 क्या हो गया? V सब के लिए सेम। यानी कि आप इस बार क्या कहोगे कि चार्ज किसके समानुपाती है? ये तो सेम है ना, सेम तो स्थिरांक हो गया। तो यानी कि ये ज़्यादा है तभी तो Q1 ज़्यादा, ये तो स्थिरांक है ना। Q जो है समानुपाती C के है। पिछली बार क्या था? 1/C था। इस बार Q समानुपाती C है।
Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो यदि जो Q आया है, क्योंकि V तो सब पर सेम है, Q1 कितना आएगा, तो सेकेंड या थर्ड अनुपात है ना यहाँ पर, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ Q1 अनुपात Q2 अनुपात Q3 किसके बराबर, C1 अनुपात C2 अनुपात C3। यानी कि समांतर क्रम में लगाए हुए संधारित्रों के संयोजन में संधारित्रों पर आए आवेश का जो रेशियो होगा, जो अनुपात होगा, वो उनके संधारित्रों की धारिता के अनुपात में होगा। मीन्स द रेशियो ऑफ द चार्जेस डेवलप्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इक्वल टू द कैपेसिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल और ईच कैपेसिटर्स। अब यहां से क्या बना सकते हो, थर्ड ये है, तो थर्ड का कोरोलरी क्या हो गया, Q1 क्या आएगा, कोई बात नहीं, निशाना चूक गया तुम्हारा, मैडम पे मार रही थी। फोर्थ या इसी में थर्ड में कंटिन्यू कर लो। Q1 अपॉन Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। तो Q1 क्या आ गया, C1 अपॉन C इक्वलेंट, इसे अभी C इक्वलेंट कह दूंगा, इंटू Q। ठीक है, और ये Q क्या है, कौन सा टोटल चार्ज है ये, बैटरी द्वारा प्रवाहित आवेश। कौन सा आवेश है, बैटरी ने जितना आवेश दिया है, तो बैटरी ने जो आवेश दिया उसमें से Q1 तो चला गया C1 पर, Q2 चला गया C2 पर और Q3 चला गया C3 पर। जबकि पिछली बार क्या था, बैटरी ने दिया टोटल चार्ज Q, वही किस में था, C1 पर था, वही C2 पर था, वही C3 था। इस बार समांतर क्रम जो संयोजन है उसमें बैटरी ने दिया है टोटल Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, वो यहाँ पर Q है, तो Q1 इक्वल टू ये, तो Q2 क्या हो गया, C2 अपॉन C इक्वलेंट इंटू Q, और Q3 क्या हो गया, C3 अपॉन C इक्वलेंट इंटू Q। और वेयर C इक्वलेंट, अब फोर्थ में क्या लिख लेंगे, C इक्वलेंट क्या हो गया, तुल्य धारिता C1 प्लस C2 प्लस C3। तो प्रतिरोधों से उल्टा इसका नियम होता है, प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं तब जुड़ते हैं, संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं तब जुड़ते हैं। एनर्जी स्टोर्ड बताओ, फिफ्थ energy stored in system in combination of C. Combination of C. कितनी आई बताओ, U सिस्टम या U कॉम्बिनेशन बोल दो, संयोजन बोल दो, कितनी आई, इंडिविजुअल की जोड़ लो, और हर किसी में कितनी आई, Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर, ऐसे करके जोड़ लो। इसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं, Q स्क्वायर अपॉन, नहीं ये तो अलग अलग कैसे लिख सकते हैं, एक मिनट देखो, यहाँ पर इसमें तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, लेकिन अभी हमने देखा कि ये उल्टा पुल्टा है सब कुछ, मतलब इसमें कोई कॉमन वगैरह नहीं आ पा रहा है, आपका नहीं आ रहा ना, तो फिर हमारा कॉमन क्या है इस बार,
सब पर सेम क्या है? सब पर सेम क्या है? वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस के रूप में क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 CV स्क्वायर। तो फिर वो ले लेंगे। तो फिर क्या? 1/2 C1 V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V स्क्वायर प्लस 1/2 C3 V स्क्वायर। अब लो 1/2 C1 प्लस C2 प्लस C3 V स्क्वायर, ये क्या हो गया? 1/2 C इक्वलेंट V स्क्वायर। ये डिपेंड, ठीक है। बैटरी की बताओ। एनर्जी सप्लाइड बाई, ये इसलिए काम करा रहा हूँ कि अपने आप में एक सवाल है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जो है आने की संभावना है कि भाई कितना एनर्जी है इसमें, कैपेसिटर में सप्लाई कितनी हो गई एनर्जी? Q स्क्वायर अपॉन Q, यदि उसने चार्ज फ्लो कराया, सॉरी, टोटल Q इंटू V, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 टू V। तो ये क्या है? Q1 क्या है? C1V, Q इक्वल टू CV। तो ये क्या है? C1V प्लस C2V प्लस C3V इंटू V। इसको क्या लिख सकता हूँ? C इक्वलेंट V स्क्वायर। तो बैटरी ने कितनी कराई? C इक्वलेंट V स्क्वायर। स्टोर कितनी हुई? C इक्वलेंट V स्क्वायर बाई 2, यानी कि हाफ कहाँ चलेगी? जूल हीटिंग में चलेगी। तो इसी का अगला पॉइंट हो गया आपका एनर्जी लॉस। ठीक है नीलम, तो सवाल करो। बताओ बताओ क्या हुआ? वो कहाँ से नहीं आना चाहिए तुम बताओ? देखो ऐसा है, तुमने वो मान लिया कि वो तुम्हें नहीं आ रहा है। जब आदमी मान लेता है ना कि उसे नहीं आ रहा है, तो उसे फिर कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। ये नियम है। यदि आपने ठान लिया है कि मुझे नहीं सीखना है, या आपने ठान लिया है कि मुझे कोई सिखा नहीं सकता है, फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं सिखा सकती। क्योंकि जो सीखने का जज्बा होता है ना, वो आदमी के भीतर होता है कि भाई मुझे आ जाएगा, या मुझे मतलब जो है आएगा। ये पॉजिटिविटी हमेशा रखनी चाहिए सीखने के दौरान, क्योंकि सभी कुछ नया है। अभी तो जैसे जैसे और आप मतलब आगे चलोगे फिजिक्स में, तो कई सारी चीज़ें और भी आएगी जो आपने नहीं पढ़ रखी होंगी। तुम वो मेरे पर छोड़ दो, वो मैं वापस बता दूंगा। तुम अभी वाले टॉपिक्स इसलिए नहीं पढ़ रही होगी, तुम्हें पीछे वाला नहीं आया है। ऐसे थ्योरी रखोगी तो फिर कुछ नहीं आएगा आगे भी। जो है उस पर चलो, और ये रखोगे मैं सीखूंगी मैं, कैसे नहीं आएगा। ऐसी क्या ताकत है या ऐसे क्या सवाल हैं जो आदमी को नहीं आए, इंसान को नहीं आए? ऐसी कोई पहली है ही नहीं। तुम्हारे दिमाग में हावी होगी ये समस्याएं, उनको दूर करो जितनी जल्दी हो सके। पॉजिटिव रहना सीखो भाई। भाई ऐसे कैसे काम चलेगा नीलम? 1-2 क्वेश्चन में ही ऐसे कर रही हो तुम तो। जो कोई सवाल नहीं आता है उसकी चिंता करने से वो कभी नहीं आएगा, उस पर समाधान के लिए प्रयास करने से वो आएगा। तुम समाधान के लिए प्रयास कम कर रही हो और चिंता ज़्यादा कर रही हो। क्वेश्चन सॉल्व करो, रुक कर प्रॉब्लम्स पूछो, ये तो है समाधान के प्रयास। पढ़ते समय भी सोचते रहो यार वो तो आगे वाला कैसे आएगा, वो ही नहीं आ रहा है।
फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। चलो बताओ जल्दी से। खुद करो अपना अपना, है ना। हो गया दीपेंद्र? कौन सा नहीं हुआ बताओ। नहीं हुआ वो बताओ। सीमा? लास्ट वाला नहीं है? कौन से वाले में? सबके। क्यों? मैंने तो वो रख दिया, क्यू इक्विवेलेंट निकाल लिया इनका। क्यू इक्विवेलेंट? हाँ, जोड़ के। क्यू इक्विवेलेंट कहाँ निकालते हैं? सी इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्यू इक्विवेलेंट का तो कोई फॉर्मूला ही। बोल दिया, सी इक्विवेलेंट निकाल लिया मैंने 6 माइक्रोफेरेड। हाँ 6 माइक्रोफेरेड हमने भी निकाला है। आगे बताओ। नहीं, मैंने वो गलत लिख दिया, 2 बार लिख दिया उसको सी इक्विवेलेंट, इसलिए आंसर बदल गया। तुम बताओ दीपेंद्र कहाँ गलती हो रही है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? आ गया पक्का? नहीं आया तो पूछ सकते हो, क्योंकि डाउट नहीं रहना चाहिए, फिर प्रॉब्लम्स ही करनी है वापस, इसी तरह की समस्याएं आएंगी। तो अभी एक बार पूछ लो तो फिर आगे ऐसी कोई समस्या आएगी नहीं। आ गया? आ गया तो बहुत अच्छी बात है फिर तो ये।
चलो आगे चलो फिर। फाइंड 6 माइक्रोफेरेड और 1 माइक्रोफेरेड पर जो चार्जेज हैं वो बताओ। अब ये न तो समांतर है और न ही श्रेणी है, दो तो समांतर में और एक श्रेणी में है, इस तरीके से। और फिर इन दोनों का जो समांतर का आएगा वो और ये 6 श्रेणी में है, इस तरीके से। हाँ? वन अच्छा ना।
आ गया दीपेंद्र? तो इसमें सवाल एक तो ये हो गया कि नेट सी इक्विवेलेंट क्या आ गया वो निकालना आ गया आपको कि भाई दो इस तरफ चल रहे हैं तो ये समांतर में है, तो समांतर के लिए क्या कर लेंगे, सीधा जोड़ सकते हैं। तो 2 + 1 3 माइक्रोफेरेड का एक रेजिस्टेंस लगाओ तो एक ही बात है। और ये 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड क्या हो गए सीरीज में, तो 6 × 3 इंटू बटा 6 + 3 18/9 2, तो 2 माइक्रोफेरेड। ऐसे भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने कर रहा हूँ कैलकुलस दिमाग में, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक एक खोल के करने के लिए दिए, बाकी सीधा भी कर सकते हैं। अब आपके पास आ गया, इस पूरे कॉम्बिनेशन को आप ऐसा लिख सकते हो, इस तरह का लिख सकते हो। ये तो बैटरी और ये सी इक्विवेलेंट, ठीक है ना, एक ही है। तो इसका मतलब आप इस पे फॉर्मूला क्या लगा सकते हो, Q जो भी आएगा वो किसके बराबर होगा, Q = CV, या आप यूँ कह सकते हो C, क्योंकि एक ही कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट × V, और V किसका, बैटरी का। तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया आपने। ये Q क्या है, जो इस चार्ज बैटरी से निकला वो है। फिर आगे वापस खोल लो इसको कि बैटरी से निकला चार्ज तो कैलकुलेट कर लिया, फिर लेकिन ये C इक्विवेलेंट किस तरह से, इस तरीके से बिखरा हुआ है। तो जो बैटरी से यहाँ चार्ज गया उसमें से Q1 यहाँ चला गया, Q2 यहाँ चला गया, यहाँ से मान लिया Q है, तो यहाँ वापस क्या आ गया, Q1 + Q2 वापस मिल गया। तो इधर से Q1 आ गया, इधर से Q2 आ गया, तो यहाँ वापस Q आ गया और यहाँ वापस Q आ गया। तो बैटरी से जितना चार्ज निकला बैटरी के अंदर वापस उतना ही चार्ज जाता है। यानी कि बैटरी के अंदर से करंट जितनी निकली है, चार्ज पर यूनिट टाइम करंट, तो करंट जितनी निकली उतनी करंट वापस घुसती है। तो ये आपने यहाँ से निकाल लिया Q 60 माइक्रोकूलाम बैटरी से निकला है, इस फॉर्मूले से निकाल लिया। और जो बैटरी से निकला वही 6 माइक्रोफेरेड में से होके जा रहा है, ये आपको दिख गया। तो यानी कि यहाँ से 6 माइक्रोफेरेड का चार्ज आपने डायरेक्ट बता दिया कि 60 माइक्रोकूलम। अब बचा इनका, अब हमने क्या कहा, 60 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो बढ़ रहा है इसमें Q1 और Q2 में। अभी हमने बात की कि जब समांतर क्रम में संधारित्रों का संयोजन होता है तब जो चार्जों का बंटवारा होता है, चार्जों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो होता है संधारित्रों के अनुपात में, यानी कि Q समानुपाती C। अधिक संधारित्र जिसका, अधिक धारिता जिसकी होगी उस पर ज़्यादा आवेश जाएगा। यहाँ पर धारिता अधिक किसकी है, 2 टाइम्स इस पर, यानी चार्ज 3 भागों में टूटेगा 60 वाला। वही जैसा आप उसमें करते हो रेजिस्टेंसेज में, कितने भागों में टूटेगा, 3 भागों में टूटेगा, जिसमें से 2 भाग तो इसको मिलेगा और 1 भाग उसको मिलेगा। 60 को 3 टुकड़ों में तोड़ोगे तो कितना आएगा, 20 20 20, जिसमें से 40 तो यहाँ चला जाएगा और 20 यहाँ चला जाएगा। ये तो आज लॉजिक से, और ऐसे करना है तो ये Q1 + Q2 कितना आना चाहिए, 60, और Q समानुपाती C, तो Q1/Q1 + Q2 = C1/C1 + C2, तो Q1 = C1/C1 + C2 × Q टोटल, तो आ गया 20 माइक्रोकूलम। तो लॉजिक से भी निकाल सकते हो, जनरल मैथ से, या फिर आप फिजिक्स से भी निकाल सकते हो। कुछ सवाल लिख लो, कल करके लाना। नीलम तुम तो बहुत तेज करने लग गई भाई। ऐसे ही करना है बस, और क्या। मान लो कि हाँ हो जाते हैं सवाल, और करो, फिर हो जाएंगे। मान लिया कि नहीं हो सकते अपने से, तो फिर नहीं होंगे। सब कुछ मानने पर है। तो फिजिक्स और मैथ्स वाले तो करते ही काम ऐसे ही हैं, लेट अस टेक दिस वैल्यू एज x। तो तुम भी मान लो कि मेरे से सवाल हो रहे हैं, मुझे समझ में आ रहा है। क्वेश्चन
ये ए और बी कोई दो पॉइंट्स हैं, सी 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 और सी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B is first C, second 2C, third 3C और fourth 4C. Question सी सी, इन सब के बाद सी है भाई। अगेन ये सवाल जो है कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, ये कल करके लाना, ठीक है। ठीक है भाई, संदीप, अन्नू, भारती, बढ़िया, स्नेहा, ठीक है, ओके 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 बेटा, ओके। हाँ नीलम,